Goal, nation's leading institute. Hello everyone, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss Organic Chemistry part of AITS Min Test 8th. क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको पूछा जा रहा है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि which of the following compound when react with ethyl magnesium bromide to form tertiary alcohol. तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया ग्रिनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब ग्रिनार्ड रिएजेंट। और इस बातों को आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि जब हम लोग किसी ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल, और किसी भी हम ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं अदर एल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी अदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ बनता है टर्सरी अल्कोहल। तो आप देख सकते हो यहां पर ये इथेनल है, तो इथेनल हो गया फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड। तो अदर एल्डिहाइड हो गया तो इसके साथ रिएक्शन करवाओगे बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा जब आप रिएक्शन करवाओगे ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ। तब ये आपको दिया हुआ है मिथेनल, तो मिथेनल हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इट मींस जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे इस ग्रिनार्ड रिएजेंट का तो यहां पे फॉर्मेशन करेगा प्राइमरी अल्कोहल, तो ये दे देगा आपको प्राइमरी अल्कोहल, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और अदर एल्डिहाइड आपको देता है सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये गया काम से, इथेनल नहीं देगा, मिथेनल नहीं देगा। इसका आंसर हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, क्योंकि पेंटेन 2 ऑन एक कीटोन है। तो 3, 4 एंड 5 आप सोच करके देखो खुद, यहां C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होगा पहले O माइनस, और यहां आ जाएगा MgBr, और फिर उसका जब होगा हाइड्रोलिसिस तो OH में कन्वर्ट होगा, और ये एक कार्बन इथाइल वाला आकर के ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां पे 2 एल्काइल पहले से था, एक एल्काइल आकर के और ऐड होगा इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, तो कीटोन बनाता है टर्सरी अल्कोहल। ये तो बनाएगा नहीं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, ये भी अदर एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, तो वो भी आपको सेकेंडरी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करेगा, कीटोन बनाता है टर्सरी अल्कोहल। यही हमसे पूछा जा रहा था कि which of the following compound when react with ethyl magnesium bromide to form tertiary alcohol। तो टर्सरी अल्कोहल कौन बनाएगा? कीटोन बनाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल कौन बनाएगा? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड बनाएगा, और फॉर्मल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जब भी आपको आए तो देख लेना, फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टॉलन टेस्ट। इनमें से कौन कौन है जो टॉलन टेस्ट पॉजिटिव देगा? यहां पे देखो, ये ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब जो दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होता है, और मोनोसेक्राइड टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो ये जो आपको ग्लूकोज कह रहा है ये तो पॉजिटिव देगा। फ्रक्टोज जो होता है वो भी एक मोनोसेक्राइड है, और जो भी आपको मोनोसेक्राइड होते हैं चाहे वो एल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो, एल्डोज चाहे कीटोज, दोनों मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो टॉलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देगा टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव। उसके बाद सुक्रोज, ये आप जानते हो ये डाइसेक्राइड होता है, और यहां पे जो आपको एनोमेरिक कार्बन होता है, ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2, ये चला जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, जिसके कारण कि इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है सुक्रोज, ये टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट निगेटिव देता है। उसके बाद है 4-ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड तो ये हो गया। उसके बाद आपको 4 पे ऑक्सी कह रहा है, तो यहां पर आप C डबल बॉन्ड और रख देते हो, तो कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देगा, ओके, कीटोन टॉलन टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देगा। इसका मतलब आप कहोगे ओवरऑल टॉलन टेस्ट पॉजिटिव होगा इसके केस में। तो ACD ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का सेकंड आ जाएगा। तो मोनोसेक्राइड जितने भी होते हैं वो एल्डोज हो चाहे कीटोज हो, मोनोसेक्राइड देगा टेस्ट। उसके बाद डाइसेक्राइड में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। बाद बाकी अगर ऑप्शन में रहता है यहां पर माल्टोज या लैक्टोज, तो माल्टोज और लैक्टोज ये दोनों होता है रिड्यूसिंग शुगर, और वहां पे वो टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता कौन? माल्टोज और लैक्टोज। लेकिन सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2 बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टॉलन टेस्ट देने के लिए। इसलिए यहां पे आप कहोगे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। आंसर इसका ACD होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 47 का। क्लियर? आगे चलता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जहां पे फॉर द गिवन सिक्वेंशियल रिएक्शन द एक्स एंड वाई एज। ये क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें से आपको कहा जा रहा है कि ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है। तो ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं? ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएं कि हमको प्रोपेन नाइट्राइल बन जाता है? प्रोपेन नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल कहने का मतलब हो गया CH3। अच्छा, ब्रोमोप्रोपेन है और ब्रोमोप्रोपेन से मुझे बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। ये थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा है क्या? प्रोपेन प्रोपाइल ऐसा हम लोग यहां पर कह सकते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा 3 कार्बन का 1 2 3 इसमें से कह रहा है, ठीक है। और इसके केस में होना ये चाहिए था, इसका अगर हम लोग करते हैं रिएक्शन, अगर मान लो KCN के साथ, तो KCN के साथ रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर SN2 पाथवे होता है, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, और पैरेंट चेन यहाँ से नंबरिंग करते हैं, तो ये बना दिया है प्रोपेन नाइट्राइल। और जबकि ब्रोमोप्रोपेन कह रहा है और होना चाहिए था ये एक्चुअल में ब्रोमो इथेन होना चाहिए था, ठीक है। तब एक कार्बन इंक्रीज करके यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम KCN के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं स्टूडेंट, तो सोचो यहाँ पर होगा क्या? CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा इसके केस में, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। और उसके बाद इसमें से कह रहा है कि 1 फिनाइल हमको ब्यूटानोन बनाना है। तो 1 फिनाइल ब्यूटानोन बनाना है तो हमको सबसे पहले KCN हमको दिख रहा है एक ही जगह, ये तो गया काम से, ये तो गया काम से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर तो इसका होना चाहिए 4th वाला ही होना चाहिए, क्योंकि वहां KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब अगर मान लो कि हम प्रोपेन नाइट्राइल का रिएक्शन करवाते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ तो मुझे लगता है गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है, नाम को लेकर के। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आपको पता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, नहीं? तो जब कभी नाइट्राइल्स का रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो यही फिनाइल आकर के यहाँ पर ऐड होगा स्टूडेंट, और ये ओपन हो जाएगा, जिसके साथ यहाँ पर आकर के फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2, और फिर उसके बाद यहाँ पर CH2 है और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर आकर के ऐड हो गया एक PH, और इसके बाद 1 फिनाइल ब्यूटानोन बनाने की बात कर रहा है ना। अच्छा, ये है यहाँ पर, तो इसके केस में नाम थोड़ा गड़बड़ है, ये प्रोपेन नाइट्राइल नहीं होगा, क्योंकि हमको 1 फिनाइल ब्यूटानोन बनाना है। तो 1 फिनाइल ब्यूटानोन बनाना है तो इसको हम प्रोपेन नाइट्राइल थोड़े कहते हैं, इसको हम लोग 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम प्रोपाइल साइनाइड कह सकते हैं। तो ये जो दिया है यहां से तो नहीं बनाया है, ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है टेक्निकली। यहां पर इसका रिएक्शन करवाया है, तो यहां पर इसका होना चाहिए एक्चुअल में, जब ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये होना चाहिए ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो समझो बातों को, ये ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन करेगा, तब ना आएगा 1 फिनाइल ब्यूटानोन आएगा। तो ये पहले 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन किया, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये PH माइनस Mg+ होगा। जब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एडिशन हुआ, ये इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही हुआ तो अब इसके केस में फॉर्मेशन करेगा स्टूडेंट CH3 CH2, C के ऊपर एक और CH2 है। अच्छा, यहाँ पर एक और CH2 रखना पड़ेगा, CH2 2 है, उसके बाद इसमें C के साथ आकर के फिनाइल ऐड हो गया डबल बॉन्ड के साथ N माइनस Mg Br+, तुम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो। फर्दर इसका हम लोगों को करना है हाइड्रोलिसिस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि C और N के बीच में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो C डबल बॉन्ड N का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जितना बॉन्ड है उतना OH ऐड होगा तो वो अनस्टेबल होगा, वाटर बाहर हो जाता है। तो C डबल बॉन्ड N जहां कहीं भी होगा, C डबल बॉन्ड N का जब तुम करोगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बनता है C डबल बॉन्ड O। तो ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दिया C डबल बॉन्ड N को, वहां पर एक फिनाइल है उसको रहने दिया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये फॉर्मेशन करेगा 1 फिनाइल ब्यूटानोन, ठीक है। तो 1 फिनाइल ब्यूटानोन, ये मुझे कंफ्यूज किया थोड़ा सा, ये प्रोपेन नाइट्राइल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक कार्बन यहाँ पे स्टूडेंट इंक्रीज किया ना, तो 4 कार्बन का पैरेंट चेन हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का पैरेंट चेन हो चुका है। इसका नाम हम लोग ब्यूटेन नाइट्राइल कहेंगे, या फिर इसको हम नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड कहेंगे। और इस नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड या फिर ब्यूटेन नाइट्राइल का जब हम रिएक्शन करवाएंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ,
तब जाकर के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके पहले कीटमीन का फॉर्मेशन करता है। और जहां कहीं या तुमको आ जाए C डबल बॉन्ड N, और इस C डबल बॉन्ड N का जब तुम करते हो हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर फॉर्मेशन जो हम लोगों को करेगा वो इसके केस में हम लोगों को फॉर्मेशन करता है कीटोन। C डबल बॉन्ड N कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O में। आंसर इसका 4 हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। तो थोड़ा सा नाम में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ऐसा है 51 में, द हेलो फॉर्म प्रोडक्ट इज नॉट गिवन बाय। कौन ऐसा है जो हेलो फॉर्म प्रोडक्ट यहां पर नहीं देगा? आप जानते हो कि अगर आपको दिया हुआ है कहीं पे एल्कोहल, तो एल्कोहल ऐसा होना चाहिए जहां पे जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे होना चाहिए एटलीस्ट 1 मिथाइल और 1 होना चाहिए H। यही देता है हेलो फॉर्म रिएक्शन एल्कोहल में। और एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए मिथाइल, तो ये देता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। ऐसा आपको देखना है। तो सबसे पहले पेंटेन 2 ऑन है, तो पेंटेन 2 ऑन है तो C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5, देख रहे हो यहां पर ये मिथाइल है ना, तो C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है, मतलब ये आपको पॉजिटिव देगा, तो पेंटेन 2 ऑन देगा पॉजिटिव। पेंटेन 3 ऑल है, तो पेंटेन 3 ऑल कहने का मतलब हो गया स्टूडेंट यहां पर ये नहीं होगा, तो पेंटेन 3 ऑल यहां पर OH आ गया, और फिर इसके केस में CH2 CH3 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा, जिस एल्कोहल का आपको देखना है हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे एटलीस्ट 1 और एटलीस्ट 1 मिथाइल होना चाहिए। तो जिस कार्बन पे OH है वहां H तो है लेकिन कोई मिथाइल है नहीं है, यहां पे दोनों साइड इथाइल दिया हुआ है, मिथाइल एक भी नहीं है, मतलब ये आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नॉट गिवन बाय। हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन नहीं देगा, तो पेंटेन 3 ऑल नहीं देगा, ये तो क्लियर हो गया। पेंटेन 2 ऑन देगा। इथेनॉल आप जानते हो, इथेनॉल में CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है, तो C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड मिथाइल है, तो जहां कहीं C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एटलीस्ट 1 मिथाइल है, वो आपको हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो होगा ये 1 फिनाइल इथानॉन, तो 1 फिनाइल इथानॉन कह रहा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद क्या है, ये इथानॉन है ना, तो 2 ही कार्बन का है, तो यहां पर आपको ओवरऑल डालना है 1 फिनाइल। तो ऐसा कर दो, अरे फिनाइल इथानॉन कहने का मतलब हो गया एसीटोफेनॉन, ठीक है, तो 1 फिनाइल इथानॉन ये हो गया, 2 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो 1 फिनाइल इथानॉन ये हो गया, जिसको हम एसीटोफेनॉन कहते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव देगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। जिस कार्बन पे OH है वहां H तो है लेकिन मिथाइल एक भी नहीं है, तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट यानी हेलो फॉर्म रिएक्शन नेगेटिव देगा। 51 का आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और इसमें आपको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। फॉर द गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Y। देखो कैसे करना है। कॉपर मेटल क्या करता है, कॉपर मेटल प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कॉपर मेटल के साथ अगर 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पे हीट करते हो तो प्राइमरी एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल से बनता है कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल से बनता है एल्केन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या करना होगा, पहले इसको मैं ओपन कर देता हूं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये कितने कार्बन का है स्टूडेंट, यहाँ पे CH3CHOH, ओके, CH3CHOH, उसके बाद CH2 एंड CH3 है, और फिर यहां पर इसको क्या करना है, कॉपर मेटल 573 केल्विन पे हीट करना है। तो यहां पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन, लॉस ऑफ H2 होता है। तो लॉस ऑफ H2 जब तुम करते हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे CH2 के साथ CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, ऐसा हो गया। फर्दर जो X हम लोगों को बना ये ऐसा बनेगा, H2 निकलेगा, एक H प्लस O से निकलता है स्टूडेंट, एक H प्लस O से निकलता है और एक H माइनस कार्बन से निकलता है, बनता है कीटोन। इस कीटोन का फर्दर तुम रिएक्शन करवाओगे KCN के साथ, SCN के साथ। तो जब SCN के साथ तुम रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एज ए कैटलिस्ट, तो मैकेनिज्म यहां पर कंपीट करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है SCN के साथ, रिएक्शन आपको पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, पहला ही रिएक्शन है आपका। तो ये CN माइनस आकर के यहां पर ऐड होगा, और फिर H प्लस को ऐड कर दो O माइनस के साथ, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा जिसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 ब्यूटानॉन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर देगा। और जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि जहां कहीं आपको साइनाइड होता है उस साइनाइड का अगर आप करते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहां पे आपको फाइनली एक बार एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के लिए कहा है। तो साइनाइड का जहां कहीं भी होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C ट्रिपल बॉन्ड N का हम लोग
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद बाकी ये जो CH2 है, CH3 है, अपनी जगह पे रहेगा। अब इसका आप IUPAC नेम लिख सकते हो ना। तो IUPAC नेम लिखोगे, नंबरिंग वहीं से होगा। जानते हो कि कार्बोजिलिक एसिड जहां पे रहता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसा होगा। तो नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ऐसा कोई है क्या? 2 हाइड्रोक्सी, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा 4। 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आप देखोगे इसमें आ गया 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हो गया। तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ऐसे तो आप कर सकते हो। तो पहले कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीडेशन करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो यहां पे बनेगा 2 ब्यूटानॉन। इसका HCN के साथ रिएक्शन करके बना लोगे साइनोहाइड्रिन। और फर्दर उसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो साइनाइड कन्वर्ट होता है कार्बोजिलिक एसिड में। तो साइनाइड का जब हम लोग H3O+ लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आफ्टर द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कार्बोजिलिक एसिड बनेगा। 54 का आंसर यहां पर 4 होगा। कार्बोजिलिक एसिड से नंबरिंग को स्टार्ट करोगे। कुछ स्टूडेंट यहां पे नेमिंग करने में गलती कर दिया तो गलत हो गया उसका। उसके बाद देखो, ये भी आपको कार्बोजिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया हुआ NCERT में कि द कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ अल्कलाइन केमोनोफोर ऑन हीटिंग डू नॉट गिव बेंजोइक एसिड। आप जानते हो कि कोई ऐसा एल्काइल बेंजीन जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा H है, मतलब कोई ऐसा एल्काइल बेंजीन जहां बेंजीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है एल्काइल का, उस पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है, जिसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगर एटलीस्ट 1 है, उसका अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हो तो वहां पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर एटलीस्ट 1 भी वहां पे अल्फा H नहीं है तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो स्टूडेंट, अगर यहां पे हम देखें टॉलिन का, तो टॉलिन के पास अल्फा H है, क्या बोलते हो? तो यहां पे टॉलिन के पास अल्फा H का नंबर 3 है। उसके बाद आ जाओ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन में आप जानते हो अल्फा H यहां पर दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाला, ये हो गया सेकंड वाला। इसमें अल्फा H का नंबर 1 है। थर्ड ऑप्शन में आपको इथाइल बेंजीन दिया हुआ है, तो इथाइल बेंजीन में भी अल्फा H है और इसमें अल्फा H का नंबर 2 है। तो कोई भी ऐसा एल्काइल बेंजीन जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, उसको आप जब यहां पर हीट करते हो केमोनोफोर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, तो पहले ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में, ठीक है? क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, तो बेसिक मीडियम में आपको प्योर एसिड तो मिलेगा नहीं डायरेक्ट, तो पहले ये कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में। और फर्दर इसका हम लोगों को करना पड़ता है एसिडिफिकेशन, तब जाकर के बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होना चाहिए कि जिस एल्काइल बेंजीन में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, वही ऑक्सीडाइज करके बनाता है बेंजोइक एसिड विथ केमोनोफोर। लेकिन अगर आप देखो फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन है। तो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन में अल्फा H एक भी नहीं है, ठीक है? यहां पे अल्फा H का नंबर 0 है, ठीक है? तो जब यहां पर अल्फा H का नंबर 0 है तो यहां पर बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अल्फा H यहां पर है ही नहीं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, जिसके पास अल्फा H है नहीं, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। बाद में कोई भी एल्काइल बेंजीन जिसके पास जो बेंजीन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है एल्काइल का, उसके साथ अगर एटलीस्ट 1 अल्फा H है तो वो ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बनाता है, और नहीं बनाएगा अगर बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पे H नहीं है तो नहीं बनेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है? तो 56 का आंसर यहां पे 4 हो जाएगा, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन में अल्फा H 0 है। नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड कैटलाइज्ड एस्टरिफिकेशन फॉर ए पार्टिकुलर एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल दिया है फॉर गिवन एसिड्स आर। एल्कोहल फिक्स कर दिया है। देखो होता क्या है, मैकेनिज्म आप यहां पे जानते हो क्या? जब भी एस्टरिफिकेशन होता है तो एस्टरिफिकेशन में कार्बोजिलिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल के साथ, ठीक है? तो जब भी कभी आपको एस्टरिफिकेशन कहे तो कार्बोजिलिक एसिड का रिएक्शन हम अगर एल्कोहल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट, मैकेनिज्म का नाम होता है स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है। और इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का काम करता है एल्कोहल, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर एल्कोहल का काम करता है, और एस्टरिफिकेशन में कार्बोजिलिक एसिड से OH- निकलता है और एल्कोहल से H+ निकलता है। तो एल्कोहल से H+ निकलता है, जबकि कार्बोजिलिक एसिड से OH- निकलता है, और बनता है इस रिएक्शन में ईस्टर। और जैसा कि आप जानते हो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस का।
एस्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, फिर होता है वाटर का एलिमिनेशन। यानी कि पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन वहां आसानी से होगा जहां एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जहां पे क्राउडिंग कम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा। यानी कि आप बच्चों कह सकते हो मैकेनिज्म के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कहते हैं कि रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन जो होते हैं वो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन। अब आप देखो कहां पर सबसे कम क्राउडिंग हो रहा है, तो सबसे कम क्राउडिंग है 4 में, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्राउडिंग है 1 में, क्योंकि यहां पर 3 मिथाइल लगा हुआ है। ये सबसे ज्यादा क्राउडेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब भी इस प्रकार से पूछे, कभी ऐसा भी पूछ सकता है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को फिक्स कर दे, एल्कोहल को वेरिएबल दे दे, तो चाहे एल्कोहल वेरिएबल हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड वेरिएबल हो, जितना छोटा साइज का एल्कोहल होगा, जितना छोटा साइज का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस्टेरिक हिंड्रेंस का होता है। यानी कि सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन यहां पे होगा 1 का, क्योंकि क्राउडिंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखो यहां भी 2 डिग्री से अटैच्ड है, यहां भी 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन उसके बगल में यहां क्राउडिंग ज्यादा है, यहां थोड़ा क्राउडिंग कम है। तो 1 के बाद यहां पे 2 होगा कम रिएक्टिव, उसके बाद यहां पे कहोगे 3, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहां पे 4 होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट साइज का कार्बोक्सिलिक एसिड यही है जो कि इथेनोइक एसिड है। यानी कि आंसर इसका देखो तो क्या आ सकता है स्टूडेंट, 57 का अगर आप आंसर यहां पे देखो तो 57 का आंसर मुझे लगता है 1 का सबसे कम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 तो हो गया, 1 सबसे कम रिएक्टिव, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सबसे कम क्राउडिंग है 4 में, तो 4 हो गया। 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा था, तो 2 और 4 तो पहले आपने हटा देना था। उसके बाद यहाँ पर इसमें देखना था, तो इसमें देखना था कि सबसे कम रिएक्टिव में 1 होगा, क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा है, 2 वाला तो पहले हटा देंगे। ऐसे आप अगर देखोगे ना, कॉन्सेप्ट रहेगा तो बन जाएगा। जब भी पूछे जाए रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन, चाहे वेरिएबल एल्कोहल हो चाहे वेरिएबल कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको करना है एस्टेरिक हिंड्रेंस का, क्योंकि मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। और यहां पर इसके केस में आपको ध्यान ये भी रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH- निकलता है, एल्कोहल से H+ निकलता है। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन जो है एल्डोल कंडेंसेशन से लिया गया है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। क्या कह रहा है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल कहने का मतलब ये हुआ मेरा, यहां पे CH3 दिया हुआ है और फिर C डबल बॉन्ड OH, तो यही हो गया 1 2 3 4। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल इज एन एल्डिहाइड, सही बात है, व्हिच गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। अरे ये गलत है, क्योंकि यहां पर अल्फा H 0 है। जब अल्फा H यहां पर है ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा? न्यूक्लियोफाइल जब बनेगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन कैसे होगा? तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है स्टूडेंट। आगे कहता है कि रीजन में in 2,2 dimethyl butanol alpha hydrogen is absent, so it will not show aldol condensation reaction। ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। तो assertion यहाँ पे wrong है, false है। assertion true and reason is false, ये तो गलत हो गया। उसके बाद assertion is false, reason is true, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं कि both assertion reason true, ये तो गलत ही है, both assertion reason ये true, ये तो गलत ही है। तो 70 का आंसर आपको सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 के बाद आते हैं नेक्स्ट 61 में कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्जन्स। जानते हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग 2 जगह इस्तेमाल करते हैं। एक तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड को बनाने के लिए, जहां स्टीफन रिएक्शन है ना, उसी का अल्टरनेटिव अगर तरीका आप जानते हो तो वहां पे पहले नाइट्राइल्स को हम इमीन्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इमीन्स का कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बनता है वहां पर एल्डिहाइड। तो वो भी एक तरीका है नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का, और एक होता है ईस्टर से एल्डिहाइड को बनाने का। तो ये जो आपको कह रहा है कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसे नहीं लिखते हैं, IBU का होल 2 ALH, इसी को कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन तो बिल्कुल नहीं बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनाने का तरीका में आता है। ईस्टर से कीटोन आप नहीं बना सकते हो, ये भी गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 61 का 3, ईस्टर से एल्डिहाइड। या तो आप कह सकते हो
नाइट्राइल्स से एल्डिहाइड बनाते हैं, पहले हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के हेल्प से वहां पे उसको इमीन में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर उसका करते हैं हाइड्रोलिसिस तो एल्डिहाइड बनता है, या ईस्टर से एल्डिहाइड बनता है। तो ये 61 का आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत आराम से बन गया। 61 के बाद आते हैं 63, प्रोपेनॉल है, उसका KMnO4 के साथ H+ है। जब तक पोजीशन नहीं दिया हुआ है ना, तो जब पोजीशन लिखा हुआ है नहीं तो आपको 1 ऑल मान करके चलना है, ठीक है। तो पोजीशन जब दिया हुआ है नहीं तो हम लोग 1 ऑल मान करके चलेंगे। तो ये प्रोपेनॉल ले लेता हूं, प्रोपेन 1 ऑल, और रिएक्शन का जो है मिजाज भी वैसा ही कुछ कह रहा है कि हमको 1 ऑल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि KMnO4 एसिडिक मीडियम है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम आपको दिया हुआ है, तो जानते हो प्राइमरी एल्कोहल का जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन करता है यहां प्रोपानोइक एसिड। तो जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन का बन जाएगा पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और PCl5। तो PCl5 क्या करता है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो C डबल बॉन्ड O के साथ OH है ना स्टूडेंट, उसको रिप्लेस करता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ Cl, और फिर यहां पे बाहर हो जाते हैं POCl3 और साथ में HCl निकलता है। नहीं तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो ये सब मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे क्लास में, यहां पर कन्वर्ट होता है प्रोपेनॉइल क्लोराइड में। और B2S6 नाम सुना है आपने, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए। तो चाहे आप यहां पे ले सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चाहे ले सकते हो डाइबोरेन B2S6, ये दोनों क्या होता है, रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, बनाता है प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आपको पूछे कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो डाइबोरेन होता है। तो यहां पे प्रोपानोइक एसिड का जब रिडक्शन होता है तो यही कन्वर्ट कर देता है प्रोपेन 1 ऑल में। यानी घुमा फिरा करके फिर से देखो तो Y हमारा ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, और Z हमारा ये हो गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो Y एंड Z रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर इसमें से ये तो गया काम से, ये तो गया काम से, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा रे, 63 का थर्ड हो जाएगा। देख लो 63 का आंसर थर्ड ही होगा, 61 का भी थर्ड ही होगा, ठीक है। उसके बाद चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता हूं 65 नंबर। अच्छा ये तो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, क्या तुम बना सकते हो? अरे बनाओ, इसको बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलाइल एल्कोहल से प्रोपिनल बनाना है, तो एलाइल एल्कोहल से बनाना है प्रोपिनल। तो एनाइल एल्कोहल कहने का मतलब ये हो गया, इसको ऑक्सीडाइज करके मुझे बनाना है प्रोपिनल। तो प्रोपिनल हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ C डबल बॉन्ड OH, यहां पे ज्यादा बेहतर रहेगा PCC ले लेता हूं, यानी A का हो जाएगा 4, ठीक है, A का 4 हो जाएगा, बहुत सुंदर। ब्यूट-2-इन से इथिनल बनाना है, तो ब्यूट-2-इन हो गया ये, इसमें से मुझे बनाना है इथेनल। तो इथेनल यहां पर हम करा देंगे, ओजोनोलाइसिस कर देता हूं, दोनों साइड एक एक O डाल दो, यानी ओजोलाइसिस कर दो, तो B का हो जाएगा 1। अरे क्लियर है, तुम लोग देख के बताओ तो सही, यहां पे ऐसा कर सकते हो, ओजोलाइसिस हो रहा है। साइक्लोहेक्सानॉल से बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, यानी यहां पे रख देता हूं कौन, HNO3 रख सकता हूं ना, यहां पे मैं रख सकता हूं, यहां पे बिल्कुल रख सकता हूं, HNO3 रख सकता हूं, यहां पे नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट कर सकता है यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, यानी कि इसका आंसर आपको C का आ जाएगा 2। डी में इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल कहने का मतलब हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यही हो गया इथेन नाइट्राइल, 2 कार्बन का पैरेंट चेन है और इसको कन्वर्ट करना है इथेनल में, तो इथेनल ये हो गया इसमें, ठीक है। तो इथेन नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करना है इथेनल में, तो यहां पे डाइबल H अभी तुरंत बताया ना कि जहां कहीं अगर नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है या फिर ईस्टर से एल्डिहाइड बनाना है, इस दोनों में ही आप यूज कर सकते हो डाइबल H को, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को। तो डी का थर्ड हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन मैच किया? ए का 4 देख लो, अरे भैया एक ही ऑप्शन तो मैच ही कर रहा है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया। तो 65 का आंसर यहाँ पे 1 बिल्कुल आ रहा है। देखने से ही लग रहा है कि विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्राइमरी अल्कोहल कर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे बेटर रहेगा कि पीसीसी यूज कर लो।
और अगर ब्यूट टू इन को चाहते हो कि ब्यूट टू इन कन्वर्ट हो जाए इथेनॉल में, तो वहां पे तुम इसका करा दो, ओजोलाइसिस करा दो। और अगर यहां पे साइक्लोहेक्सेनॉल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हो, HNO3 ले लो। अगर तुम चाहते हो कि इथेन नाइट्राइल से हमको इथेनॉल यानी एल्डिहाइड बन जाए नाइट्राइल से, तो तुम डाइबल एच ले सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl भी ले सकते हो, जो स्टीफन रिएक्शन होता है वो भी ले सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे आप डी का थर्ड ले सकते हो, डाइबल एच ले सकते हो। गया क्लियर? 65 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर इथॉक्सी इथेन ईथर है, ब्यूटेनॉल एल्कोहल है, सबसे हाईएस्ट होगा। ब्यूटेनॉल का यहाँ पर एल्डिहाइड है, बीच में आएगा। ब्यूटेन का सबसे लोएस्ट आएगा, क्योंकि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो अगर मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बातें करूँ तो सबसे हाईएस्ट होगा 2 का, यानी कि एल्कोहल का। उसके बाद हो जाएगा 3 का, यानी कि एल्डिहाइड का। उसके बाद होगा 1 का, यानी ईथर का। और सबसे कम हो जाएगा 4 का, यानी कि एल्केन का। ठीक है, ऐसे तुम याद रखो, ये एनसीईआरटी में डेटा भी आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा होगा एल्कोहल, क्योंकि एच बॉन्ड बनता है। उसके बाद एल्डिहाइड, जिसका डाइपोलमेंट ज्यादा होता है, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इथॉक्सी इथेन, सबसे कम हो जाएगा ब्यूटेन का, जहां की वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण 66 का 4 होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेनॉल का होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। 66 हो गया। उसके बाद आते हैं 68। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ये। केनिजारो रिएक्शन का कुछ एक्सेप्शनल केस में आ गया कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल नॉट शो केनिजारो रिएक्शन। बिल्कुल, यहां पे इसका आंसर होगा 4। ये एक्सेप्शन में आता है क्लोरल। इसका नाम क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरल। बताता हूं क्यों ऐसा हुआ, एक्सेप्शन में क्यों आता है, बताता हूं। यहां तो अल्फा एच 0 है, यहां पे तो केनिजारो रिएक्शन बिल्कुल होगा। यहां भी अल्फा एच देखोगे 0 है, केनिजारो रिएक्शन बिल्कुल होगा। यहां भी अल्फा एच 0 है स्टूडेंट, क्योंकि एल्डिहाइड जहां डायरेक्टली अटैच्ड है वहां पे कोई एच है नहीं, तो वो 0 अल्फा एच है, तो केनिजारो रिएक्शन होगा। लेकिन ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड में क्या होता है, ये CCl3 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड में जैसे ही आप केनिजारो रिएक्शन करने के लिए NaOH लेते हो कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जैसे इसको हीट करते हो, तो यहां पे एक्चुअल में होना चाहिए था सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके फिर कंपीट करना चाहिए था हाइड्राइड शिफ्ट होना चाहिए था। लेकिन यहां पर कंपीट कर जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है। और CCl3 एक ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो CCl3 माइनस का एलिमिनेशन हो जाता है, तो निकल जाता है CCl3 माइनस, और आकर के यहां पर ऐड हो गया OH माइनस। तो ये इस तरीके से फॉर्मिक एसिड बना। अब ये इस रिएक्शन में बेस का काम करता है, और ये है एसिड। तो CCl3 माइनस यहां से H प्लस को पिक करता है, तो बाहर हो जाता है CHCl3। तो जैसे ही H प्लस को पिक करता है, तो यही बाहर होता है CHCl3, और साथ में यहां पे बन जाता है सोडियम फॉर्मेट। तो होना क्या चाहिए था, सुनो। केनिजारो रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म देखे होंगे, जो आप क्लासरूम में जरूर पढ़ाई किए होंगे, कि जब होता है तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और फिर वहां पे अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये लिविंग ग्रुप वहां पुअर होता है, तब होता है केनिजारो रिएक्शन। और वहां फिर होता है हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, तब जाकर के होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लेकिन यहाँ CCl3 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए क्लोरल एक ऐसा कंपाउंड है जहां अल्फा एच 0 है, अल्फा एच नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ केनिजारो रिएक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि CCl3 एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो वहां पर ये लीव कर जाता है और कंपीट कर जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और बना देता है क्लोरोफॉर्म, और साथ में सोडियम फॉर्मेट बना देता है। यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट करने का मौका ही नहीं देता है। और जब तक हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, तब तक वहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो पाता इसका। ठीक है, तो 68 का आंसर 4 होगा, बिकॉज क्लोरल में CCl3 बेटर लिविंग ग्रुप है, कंपीट कर जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और बनाता है क्लोरोफॉर्म प्लस फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। ओके, 68 हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following will not give हेल्महोल्ट्ज-जेलिस्की रिएक्शन? HVZ रिएक्शन कौन देता है? ऐसा कार्बोजिलिक एसिड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होता है। तो तुम देखो प्रोपियोनिक एसिड में तो अल्फा एच होता है, मतलब ये HVZ रिएक्शन देगा। तो ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड, यहां पे अल्फा एच है, तो ये देगा पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव कहने का मतलब ये सिंपली कह देंगे HVZ रिएक्शन देगा, और यहां पर हेलोजन आ जाएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाएगा H को हटा करके, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। यही लगता है मुझे आंसर होगा, क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड में अल्फा एच नहीं है। तो 2,2 डाइमिथाइल यहां पे देखोगे अल्फा एच 0 है,
यही नहीं देगा HBZ रिएक्शन। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड में 1 अल्फा H है, तो HBZ रिएक्शन ये देगा, क्योंकि अल्फा H इसके पास 1 है। जिसके पास अल्फा H 0 होगा वो नहीं देगा। 2 मिथाइल इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक 2 फिनाइल है, अच्छा 2 पे फिनाइल है, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड है, तो CH2 और यहां पे फिनाइल लगा दिया और 2 कार्बन का पैरेंट चेन, तो यहां भी देखोगे अल्फा H है ना, तो 1 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो ये भी देगा पॉजिटिव। 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, यहां भी 1 अल्फा H है, ये भी पॉजिटिव देगा, मतलब HBZ रिएक्शन वहां पे देगा। और 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड, वहां पे HBZ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वहां पे अल्फा H एब्सेंट है, और 1 वाला भी देगा HBZ रिएक्शन वही देता है कार्बोजिलिक एसिड। जिस कार्बन से कार्बोजिलिक एसिड अटैच्ड है ना स्टूडेंट, वहां पे एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, तब देता है HBZ रिएक्शन, हेल भोलार जेलिस की रिएक्शन देता है। और जिस कार्बन से कार्बोजिलिक एसिड अटैच्ड है डायरेक्टली, वहां पे अगर एक भी H नहीं है तो वहां पर HBZ रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए 2 आंसर था उसका। अब 71 में आते हैं, द रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फ्लोइंग कार्बोजिलिक एसिड व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि डिकार्बोक्सिलेशन में बनता है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट, तो क्या करोगे, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन इंटरमीडिएट के, ठीक है। जिसका कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। और कार्बे एनाइन को स्टेबलाइज कौन करता है, तो कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहोगे +I+M के, ठीक है। तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M, क्योंकि जहां कार्बोजिलिक एसिड है, ये CO2 बना करके बाहर करो, बनता है कार्बे एनाइन, तो जहां कार्बोजिलिक एसिड अटैच्ड होता है, जिस कार्बन से कार्बोजिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच्ड होता है, वहीं पे बनाया जाता है स्टूडेंट कार्बे एनाइन। तो जहां पे कार्बोजिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच्ड है वहां बनाओ कार्बे एनाइन। अब देख लो, इस कार्बे एनाइन के ऊपर इस NO2 का लगेगा -M -I लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद OCH3 क्या लगाएगा, OCH3 लगाएगा +M, जो डोमिनेंट होगा, +M -I लगाता है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट, यानी डोमिनेंट होगा -M, यहां डोमिनेंट होगा, यहां डोमिनेंट होगा +M, यहां डोमिनेंट होगा -M, और यहां पे देखोगे तो इसका ऊपर क्या लगेगा, +I लगेगा या हाइपर कंजुगेशन लगेगा। तो ये +I लगा रहा है, ये +M लगा रहा है, ये -M लगा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बे एनाइन होगा A का, क्योंकि यहां -M बढ़ाता है कार्बे एनाइन के स्टेबिलिटी को। A होगा मोर स्टेबल, उसके बाद होगा C, उसके बाद होगा D, क्योंकि यहां वीकर +I लग रहा है या हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहां सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट +M लग रहा है, तो सबसे कम स्टेबल कार्बे एनाइन B का होगा, यानी कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन होगा ए ऑप्शन में एक 1 है और 4 है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि A के बाद B कह दिया है, जहां डोनर है गलत हो गया। आंसर इसका होगा 4, क्योंकि A के बाद C होना चाहिए, जहां A के बाद C होना चाहिए, जहां पर डोनर आपको नहीं दिया हुआ है। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर इसका आंसर जो होगा 71 का वो 4 हो जाएगा। A के बाद C होगा, उसके बाद D होगा और उसके बाद B होगा। अरे क्लियर है, ये सब क्वेश्चन को देखो और अच्छे से आगे बढ़ो, सीखते चलो। 71 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये कह रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रोजनमन रिडक्शन आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अरे बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, कॉपी में लिखाया है साफ साफ। सम स्पेसिफिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में आता है, ठीक है। रोजनमन रिडक्शन में कीटोन नहीं बनता है, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। रोजनमन जो होता है वो एल्डिहाइड तो बनाता है लेकिन कीटोन नहीं बनाता है, गलत है। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कह दिया। इन रोजनमन रिडक्शन SN प्लस एंड HCl आर यूज्ड, ये भी गलत है। वहां पर रोजनमंड में हम लोग लेते हैं एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का करते हैं हाइड्रोजिनेशन H2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 लेते हैं, लिंडरार कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यहां पर कह रहा है SnHCl, ये लेते हैं हम स्टीफन रिएक्शन में, स्टीफन में लेते हैं, तो ये गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो 72 का आंसर यहां पे आपको 2 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसके केस में आपको
सोचना पड़ेगा कि SnHCl नहीं यूज होता है, PdBSO4 यूज होता है रोजरमंड में, और एल्डिहाइड बनता है ओनली, कीटोन नहीं बनता है। बात खत्म, ऐसे तुम सॉल्व करोगे। 72 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, तो क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर यहां पे तुम देखोगे इसके केस में, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड का। तो पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये हो गया, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें लग रहा है -M, और ये भी तुम कहते हो ना स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट -I -M भी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो जितना फास्ट यहां पर अट्रैक्शन होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा। और न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन फास्ट कब होगा, जब वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो मोर रिएक्टिव होगा पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। उसके बाद खोजो तो बेंजल्डिहाइड, ये तो गया काम से। पारा टॉलल्डिहाइड एसीटो सबसे लास्ट में कर दिया है, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये तो गया काम से, ये तो होगा ही नहीं। और इसका आंसर 4 होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ये -M लगाएगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बढ़ाएगा। उसके बाद यहां पर होगा बेंजल्डिहाइड, जहां पे ना डोनर है ना एक्सेप्टर है, ये होगा। उसके बाद आपको पारा टॉलल्डिहाइड, तो पारा टॉलल्डिहाइड कहने का मतलब हुआ इस बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पर मिथाइल होगा, तो पारा पोजीशन पर मिथाइल हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए एसीटोफेनॉन का मतलब वहां पे क्या है, कीटोन है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का ज्यादा होता है क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इसलिए कीटोन का तो सबसे लास्ट में होगा। और अमोंग द एल्डिहाइड यहां नाइट्रो लगा हुआ है तो -M इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +M कह सकते हो। 74 का आंसर यहां पे 4 आ जाएगा। ऐसे बनाते हो तुम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस टेस्ट में दिया हुआ है आप लोगों को। तो नेक्स्ट हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो तो मुझे देख करके लग रहा है कि आपने बनाया होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि X हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, जिसका पहले हम ओजोलाइसिस करते हैं तो जो Y बनता है वो गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, और जब उसका हम करते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन तो सिर्फ ब्यूटेन ओनली बनता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका जब तुम करोगे ओजोलाइसिस, ठीक है, तो ओजोलाइसिस करने के बाद O डालोगे ऊपर, O डालोगे नीचे, ठीक है, वो तो सही बात है। यहां पे जो बनेगा 1 2 3 4 2 ब्यूटानॉन, वो देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यहां तक तो ठीक है, ये भी देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन आफ्टर द उल्फ किस्नर रिडक्शन ये बनाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में। जब तुम उल्फ किस्नर रिडक्शन कराते हो तो वहां पे उल्फ किस्नर रिडक्शन में C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में। तो ये वाला पार्ट 1 2 3 4 बना देगा ब्यूटेन, लेकिन ये वाला पार्ट 1 2 3 है बना देगा प्रोपेन, जबकि कह रहा है ब्यूटेन ओनली ब्यूटेन, ये नहीं होगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर 3rd होगा, क्योंकि जब इसका तुम क्लीवेज करोगे ऊपर में O डालोगे, नीचे में O डालोगे, ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, यानी ये भी बनाएगा 2 ब्यूटानॉन, ये भी बनाएगा 2 ब्यूटानॉन, दोनों देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के बगल में मिथाइल है यहां भी, और C डबल बॉन्ड O के बगल में मिथाइल यहां भी है। लेकिन यहां पर जब इसका तुम उल्फ किस्नर रिडक्शन करते हो तो आफ्टर द उल्फ किस्नर रिडक्शन ये यहां 1 2 3 4 ब्यूटेन बनाएगा, ये भी 1 2 3 4 ब्यूटेन बनाएगा, दोनों मिलकर ब्यूटेन ही बनाएगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर तुमको इस तरीके का कुछ आइडोफॉर्म टेस्ट वाला कुछ ऐसा केस आएगा नहीं। यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट तो आएगा लेकिन ब्यूटेन नहीं बना सकता है, तो 1 2 3 4 ये तो बना देगा ब्यूटेन, लेकिन इधर कुछ और भी बना देगा, ये सब कुछ और बना देगा। हमको ओनली ब्यूटेन कह रहा है बनाने के लिए, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है 3rd वाला, जो कि यहां पे दोनों पार्ट जो बना रहा है 2 ब्यूटानॉन, इसी का उल्फ किस्नर रिडक्शन करोगे तो यहां पर फॉर्मेशन जो हम लोगों को करेगा वो फॉर्मेशन कर देगा। 77 का आंसर 3rd हो जाएगा, दोनों पार्ट ब्यूटेन का ही फॉर्मेशन करेगा हम लोगों को, ठीक है। 77 का 3rd करोगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 हो गया स्टूडेंट, उसके बाद आपको दिया हुआ है 78। अच्छा, फिर से एक बार एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों को HgSO4 H2SO4, यहां पर जो H2SO4 होता है वो डाइल्यूट होता है, ठीक है।
तो सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस होता है। यहां पे Hg2+ आता है HgSO4 से, H+ आता है सल्फ्यूरिक एसिड से। आपको यहां पे क्या कराना है, इसका एडिशन कराना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाना है। यहां पर ये एल्काइन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, सॉरी सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड आइडेंटिकल है, तो जहां मन वहां ऐड कर सकते हो H+ को। तो मान लो H+ यहां गया तो एक H पहले से था, एक H और ऐड हो गया, CH2 हो गया, यहां आकर के OH- ऐड हो गया। इसको हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं विनाइल एल्कोहल कहते हैं। फर्दर इसका हम लोगों को जो करना होता है वो करना होता है टॉटोमेरिज्म। तो क्या करोगे, इसका करा दोगे टॉटोमेरिज्म। अब जब टॉटोमेरिज्म कराओगे तो O के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बना देगा C डबल बॉन्ड O। ये यहां पे जाएगा तो ये होगा CH2-, तो CH2- H+ को पिक करेगा तो ये हो गया CH3, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ H। पहले फॉर्मेशन करोगे तुम इथेनॉल, ठीक है। तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, यानी जैसे आपको किसी एल्काइन का रिएक्शन आपको HgSO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे एसिड, यहां पर हाइड्रोलिसिस होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये बन गया X बन गया हमारा ये। उसका आपको जैसे कह रहा है डाइल्यूट NaOH के साथ हीट अपने मन से तुरंत लेना है 2 मॉलिक्यूल लेकर के एक मॉलिक्यूल में से निकालना है ऑक्सीजन को, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में से निकालना है ऑक्सीजन को, और दूसरे मॉलिक्यूल में से निकालना होता है 2 अल्फा हाइड्रोजन को, क्योंकि क्वेश्चन में हीट लिखा हुआ है। जैसे पेपर में लिखा हुआ हो हीट NaOH, तो कोई ऐसा एल्डिहाइड कीटोन, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा H है, तो वहां पे कराओगे एल्डोल कंडेंसेशन। एक मॉलिक्यूल में से निकालोगे ऑक्सीजन को, दूसरे मॉलिक्यूल में से निकालोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन को, तुरंत यहां से डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में हीट करके बनाओगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH, और फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के साथ H। बाहर कर देता हूं वाटर, तो 1 2 3 4 2 ब्यूटिनल का फॉर्मेशन करेगा। 2 ब्यूटिनल ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 2 3 4 देख लो, इसमें 78 का आंसर यहां पे आपको 4 हो जाएगा स्टूडेंट, 78 का 4 होगा बिल्कुल, क्योंकि यहां पर पहले तो बनेगा इथेनॉल, इथाइन से बनता है आफ्टर द हाइड्रोलिसिस। उसका जब कराओगे एल्डोल कंडेंसेशन तो आपको 1 2 3 4 2 ब्यूटिनल का फॉर्मेशन करेगा, और तो कोई आएगा नहीं, 78 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 81, फिर से एक बार मैचिंग वाला कॉलम है, तो देख लो इसमें से क्या हो सकता है। सबसे पहले एक हम लोगों को दे रहा है एसीटोफेनॉन, ओके। तो एसीटोफेनॉन का अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करें, जिसमें आपको KMnO4 दिया हुआ है, ठीक है, तो पोटासियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में अगर तुम इसको हीट करोगे ना, तो इसका क्लीवेज होता है C डबल बॉन्ड O एंड मिथाइल के बीच में, यहां पर क्लीवेज करोगे, तो क्लीवेज करोगे स्टूडेंट, तो ये जो फॉर्मेशन कर देगा यहां पे बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ए का आंसर आपको आएगा 4, ए का 4 आ जाएगा बेंजोइक एसिड। एसीटोफेनॉन ब्रोमोबेंजीन है, तो ब्रोमोबेंजीन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दो, तो ब्रोमोबेंजीन है उसका तुम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पहले फॉर्मेशन करेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन कर देगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो स्टूडेंट, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो जब इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रहेगा तो हमको लगता है यहां पर भी तो बेंजोइक एसिड ही बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ MgBr+ जाएगा, और फिर इसका जब तुम कर देते हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आफ्टर द एसिडिफिकेशन O-H+ को पिक करेगा, तो यहां पर भी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब B का भी 4 ही आएगा। तो एसीटोफेनॉन का भी जब तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करोगे बेंजोइक एसिड, ये भी दे रहा है बेंजोइक एसिड। और उसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल से, अच्छा साइक्लोहेक्सेनॉल को CrO3 के साथ करना है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जहां पे आपको दिया हुआ है ये साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका हम लोग अगर CrO3 के साथ करते हैं तो ये बनाएगा साइक्लोहेक्सानोन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से C का 2 हो जाएगा, C का 2 आएगा। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, थैलिक एसिड है, अमोनिया के साथ स्ट्रांगली हीट है, अच्छा थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड को क्या करते हैं, 2-3 स्टेप में रिएक्शन होता है। तो यहां पे थैलिक एसिड का सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर पे एसिड बेस रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है।
तो एसिड बेस जब तुम रिएक्शन कराओगे तो बेस का काम होता है एसिड में से प्रोटॉन को पिक करना। तो पहले फॉर्मेशन करता है अमोनियम थैलेट O माइनस NH4 प्लस, यहां भी C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, ये पहले बनाता है अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को सिर्फ हीट करोगे तुम, ठीक है। तो अमोनियम थैलेट को सिर्फ हीट करना है, स्ट्रांगली हीट नहीं करना है। तो यहां पहले बनेगा थैलामाइड, ओके, ये बन जाता है थैलामाइड। अब क्या करना है, थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे स्ट्रांगली हीट करना है। तो स्ट्रांगली हीट करते हो तब जाकर के यहां पे थैलीमाइड का फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और बीच में यहां NH आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड कहते हैं। कैसे होता है, तो ये जो यहां पे बना हुआ है थैलामाइड, उस थैलामाइड में क्या करो, इस NH2 में से एक निकालो H प्लस, एक NH माइनस, और यहां एक निकाल दो NH2 माइनस को। तो यहां से NH2 माइनस को बाहर करो, NH माइनस यहां पे आकर के ऐड होगा, तो H प्लस NH2 माइनस बाहर करो, यही यहां पे थैलीमाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब है कि D का 1 हो जाएगा, D का 1, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, D का 1 जहां पे आ रहा हो, 81 का आंसर तो 1 ही आ ही रहा है, D का 1 एक ही ऑप्शन में है ही, तो 81 का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एसीटोफिनोन का तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करते हो, तो वहां पर तो बेंजोइक एसिड बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा, उसका CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, एसिडिफिकेशन कराओगे, बनाएगा बेंजोइक एसिड। साइक्लोहेक्सेनॉल का जब CrO3 के साथ करोगे तो साइक्लोहेक्सानोन बना देगा, यानी कि C का हो जाएगा 2। और थैलिक एसिड को स्ट्रांगली हीट करोगे अमोनिया के साथ तो थैलीमाइड बनता है। सिर्फ रूम टेम्परेचर पे अमोनियम थैलेट होगा, हीट रहेगा, सिर्फ हीट लिखा हुआ रहेगा तो थैलामाइड होगा। तो सिर्फ हीट रहेगा थैलामाइड, स्ट्रांगली हीट रहेगा तो थैलीमाइड। ये H प्लस NH2 माइनस बाहर करो, NH माइनस ऐड हो गया, और दोनों ऊपर नीचे C डबल बॉन्ड O रहेगा। तो 81 का आंसर आपको 1 आ जाएगा। आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इस बार जो भी क्वेश्चन सेट किया है बोलना पड़ेगा भाई, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डिजाइन किया है, जो नीट के लिए बहुत ही अच्छा पेपर है ये, ठीक है। कहां चला गया, कहां चला गया, ये तो हो चुका है, 81 हो गया। 81 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो इथाइल बेंजीन। देखो सबसे पहले तो लास्ट में जो बेंजीन है उसको लिख दो, उसके बाद उसको लिखो जिसका पोजीशन नहीं लिखा हुआ है। तो किसका पोजीशन नहीं लिखा हुआ है, इथाइल का। तो जिसका पोजीशन नहीं लिखा है उसको पहले लिखा जाता है, इथाइल लिख दिया। अब इथाइल के रिस्पेक्ट में 4 पे ब्रोमीन होगा, 2 पे नाइट्रो होगा, बात खत्म। अब यहां पर क्या करना है, यहां पहले ही नाइट्रेशन कर दिया है, नहीं करेंगे नहीं तो डीएक्टिवेटर लग गया, वो भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर लग गया तो रिएक्शन जो होता है ESR आगे वो स्लो हो जाता है, तो वो पहले नहीं करना है। ब्रोमिनेशन करके फिर यहां पर एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, लास्ट में ZnHCl है, ये तो गया काम से, ये भी नहीं होगा। यहां भी लास्ट में ZnHCl है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर 4 होगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहां पर बेंजीन का तुम रिएक्शन करवा दो। अरे ऑप्शन देख करके ही कभी कभी लग जाता है, यहां पर लास्ट में करा दिया ZnHCl, मतलब क्लेमेंसन लास्ट में किया है, ठीक है। जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो होता है ना, वो है एक्चुअल में। तो AlCl3 ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो Cl माइनस को बाहर करो, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये पहले बना देगा एसिटोफेनॉन, और इस एसिटोफेनॉन का जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल बेंजीन में, ठीक है। ये एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में ESR कराना ज्यादा बेहतर होता है। तो अब जाकर के जब यहां पर एसिटोफिनॉन हम लोग बना लिए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा लिया, अब यहां पे जिंक अमलगम के साथ रिएक्शन करा करके बना लिया इथाइल बेंजीन। अब यहां पे हम लोग कराएंगे ESR रिएक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो Br2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तो मैकेनिज्म ESR होगा, एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में आसानी से होगा। इलेक्ट्रोफाइल Br+ ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करेगा, लेकिन ज्यादा मेजर बनेगा पारा पे, तो पारा पे ब्रोमीन को लगा दो, 4 पे ब्रोमीन है ही, लास्ट में करो नाइट्रेशन, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां 1 ऑप्शन भी हो सकता था, तुम लोग यहां पे 1 ऑप्शन में भी, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें भी तुम लोगों ने कंफ्यूज किया होगा, क्योंकि हम नाइट्रेशन करा करके भी जाते हैं तो आ जाता है आंसर, लेकिन नाइट्रेशन पहले करा देंगे तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर लग गया तो फर्दर रिएक्शन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादा बेटर रहेगा कि एक्टिवेटर में पहले कन्वर्ट करो, अब फिर वहां पे तुम करो हेलोजिनेशन, और लास्ट में जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर नाइट्रो है उसको
लास्ट में ऐड करो तो इस तरीके से आपको बेटर आएगा। यहां पे आएगा ब्रोमीन और इसमें आ जाएगा मेटा पोजीशन पर इथाइल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये भी तो एक्टिवेटर ही है ना, तो एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे जाएगा, पारा ब्लॉक है। तो जब तुम करते हो यहां पे नाइट्रेशन तो एक्टिवेटर है ये इथाइल, एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे जाएगा। जब पहले से ही हो चुका है ब्रोमिनेशन करके पारा को ब्लॉक कर दिया तो पारा खाली है नहीं तो अब ऑर्थो पे होगा। इसका मतलब 84 का आंसर यहां पे आपको 4 हो जाएगा। पहले कर दो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फिर करा दो क्लेमेंसन रिडक्शन, और फिर एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में करा दो पारा पे ब्रोमिनेशन, और फिर पारा ब्लॉक हो गया तो ऑर्थो पे करा दो नाइट्रेशन। अपने आप यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 84 हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 एसर्सन। अरे इससे आसान तुम अब क्या चाहते हो? क्या साइक्लोपेंटा डाई इन एनाइन इज मच मोर स्टेबल देन एलाइल एनाइन? बिल्कुल सही है। अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल होना चाहिए एक्चुअल में, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन ये होता है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल एनाइन से। एलाइल का मतलब हो गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस, क्योंकि ओपन चेन है, इसको कहोगे नॉन एरोमेटिक। यहां पे 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम कहोगे एरोमेटिक। ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में कह रहा है साइक्लोपेंटा डाई इन एनाइन इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। अरे ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 85 का आंसर यहां पे 1 हो जाएगा, बिल्कुल यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एसर्शन ट्रू है बट रीजन यहां पे फॉल्स है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। उसके बाद आते हैं 86 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैव हाईएस्ट के वैल्यू, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka का, और यहां पे फिनॉल जो है सबसे कम एसिडिक है, पता है ना, फिनॉल सबसे कम एसिडिक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो इथानोइक एसिड सेकेंड नंबर पे कम एसिडिक है। उसके बाद यहां पे तुमको बेंजोइक एसिड आता है, और बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, जो आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड में एरो दे करके दिया हुआ है, पेज नंबर 251 शायद वही होगा। वहां पे आपको दिया हुआ है सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पे फॉर्मिक एसिड होता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के रिस्पेक्ट में यहां पे तुम देखोगे तो ये फिनाइल इसके लिए प्लस एम शो करता है, डोनर है ये फिनाइल। C डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर है बेंजोइक एसिड में, या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर के रिस्पेक्ट में फिनाइल प्लस एम शो करता है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण फॉर्मिक और बेंजोइक में फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होता है, फिर बेंजोइक एसिड होता है, फिर इथेनोइक एसिड होता है। सबसे कम एसिडिक यहां पर फिनॉल होगा, क्योंकि ये रियल एसिड नहीं है। ठीक है, इसका K का वैल्यू सबसे हाईएस्ट पूछ रहा है, तो मोर एसिडिक यहां पर मिथेनोइक एसिड होगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में जाकर के इसको देखोगे, इसका डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। NaNH2 प्लस HCl आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, डाइजोटाइजेशन होगा। तो जब तुम रिएक्शन करवाते हो यहां पर एनिलीन का किसके साथ, NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट 025 डिग्री सेल्सियस, तो ये पहले फॉर्मेशन करेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये BTC का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग डाइजोटाइजेशन कहते हैं, बहुत बार देखा है इससे पहले भी टेस्ट में। और फिर कराना है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन, इसको कहते हैं सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन कराओगे तो फॉर्मेशन करेगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो स्टूडेंट, तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो यहां पर आफ्टर द एसिडिफिकेशन जो मिलने वाला है, आफ्टर द एसिडिफिकेशन आपको यहां पर फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो 89 का यहां पे आपको 2 आ जाएगा। देखो पहले जहां कहीं भी तुमको प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो, तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन में आपको कराना होता है डाइजोटाइजेशन, और डाइजोटाइजेशन करके बनाओगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसका करोगे सेंडमेयर्स रिएक्शन, तो N2+ को बाहर करके बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर तुम NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हीट करोगे तो यहां पर आफ्टर द एसिडिफिकेशन फिनॉल मिल जाता है। अगर तुम यहां एसिडिफिकेशन नहीं करोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो आसानी से आप लोग बना सकते हो, इसमें बस ध्यान देना कि अगर एसिडिफिकेशन नहीं दिया हुआ है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, आफ्टर द एसिडिफिकेशन यहां पर फिनॉल बन जाता है इसके केस में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन चले 89 के बाद यहां पर
90 नंबर है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज। ओके, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है एसआईपी का, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन का कॉन्सेप्ट यहां पर स्टूडेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो CH3 का जहां प्लस एम लग रहा है। ठीक है, और जब तुमको कभी NH2 के रिस्पेक्ट में मिथाइल ऑर्थो पे दिया रहे, यहां दोनों साइड दिया हुआ है, यहां SIP लगता है, SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, SIP के कारण बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा D का, उसके बाद होगा A का, उसके बाद होगा C का, सबसे कम जो बेसिक होता है वो होता है इसके केस में B वाला। क्योंकि यहां पर एक बात याद रखना, इसी को SIP इफेक्ट कहते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन होता है, क्योंकि यहां पर SIP लगता है। SIP क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन को पिक करने के बाद जब NH3+ बनता है कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड यहां पे कम स्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो भी यहां पर H+ को पिक करता है NH2, वो कंजुगेट एसिड बनने के बाद यहां दो मिथाइल के साथ यहां NH3+ का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। यहां जो H+ को पिक करेगा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहां दोनों साइड से जो कंजुगेट एसिड बनेगा NH3+, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा देगा, यहां एक साइड से देगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज्यादा ऑर्थो पे क्राउडिंग रहता है उतना ज्यादा वहां पर SIP इफेक्ट लगता है, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो प्लस एम लग रहा है, मोर बेसिक होगा इसके केस में D, उसके बाद यहां पर A होगा, क्योंकि यहां पर जब भी आपको ऑर्थो पे लगा हुआ रहेगा कोई भी एटम या ग्रुप, उसका बेसिसिटी डिक्रीज करता है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन होता है। तो जैसे जैसे ऑर्थो पे क्राउडिंग बढ़ता है, तो जैसे आप यहां पर H+ को पिक करके कंजुगेट एसिड बनाओगे, H+ को पिक करके कंजुगेट एसिड बनाओगे, तो यहां पे कहोगे सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड इसमें से A का हो जाएगा, क्योंकि यहां A और B और C में कह रहा हूं, A B C में यहां हो जाएगा, क्राउडिंग नहीं है। यहां सबसे कम स्टेबल होगा कंजुगेट एसिड, क्योंकि क्राउडिंग ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा कंजुगेट एसिड में, और यहां पे थोड़ा कम होगा। जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो कंजुगेट एसिड यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो जाएगा D का, उसके बाद A का, उसके बाद B का, सॉरी उसके बाद C का, सबसे कम स्टेबल होगा B का, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। तो 90 नंबर का आंसर यहां पे देख लो, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? D सबसे ज्यादा, उसके बाद A, DACB। ठीक है, तो 90 का थर्ड हो जाएगा, और तो कोई नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था इस बार। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को नए नए मिले होंगे जो कि सिखाने के लिए आपको दिया गया था। तो अच्छे से इसको आपको एक बार और पेपर को सॉल्व करना है खुद से। NCERT में जहाँ से जो क्वेश्चन लिया गया है उसको अच्छे से आप पढ़ो। उसके बगल में जो भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको देता है इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल एक्सरसाइज सबको आप बनाओ, और उसके बाद आपको जो क्लास टीचर पढ़ाए हैं टीचर के नोट को अच्छे से पढ़ो, और जो हम लोग टेस्ट लेते हैं उसके सारे क्वेश्चन को बार बार आप निकाल के बनाओगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा बनेगा और टेस्ट में आप कंफर्टेबल रहोगे। ओके, थैंक यू।